नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के पूरे नोट्स क्लास मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। हमारे अतीत कक्षा 6 की पुस्तक है, हमारे अतीत इतिहास विषय की। तो आज इसका चैप्टर 2 है, ठीक है। और चैप्टर 2 आप लोग अच्छे से मैं पढ़ाया भी हूँ, बताया भी हूँ। मैं इसका नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और जिनको भी हिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करनी है यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए या सेट परीक्षा के लिए जिनको भी तैयारी करनी है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। जिनको भी करनी है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है हिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2499 रुपया में आपका पूरी तैयारी कराई जाएगी, यूजीसी नेट की भी और पीजीटी की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो एनसीईआरटी विषय देखिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत, यह बुक आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे और मैं इसको पढ़ाया भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हमारे अतीत है, कक्षा 6 की पुस्तक है। इसमें जो चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यह चैप्टर संख्या 2 है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पुस्तक तो हम सभी लोग पढ़े हैं और आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा नोट्स के माध्यम से, यह आपका समझिए नोट्स है, यह नोट्स मैं आप लोग को उपलब्ध भी करा दूंगा, ठीक है। और मैं इसे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। यह जो एनसीईआरटी है यह किसके लिए ज़रूरी है? यह यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, स्टेट पीसीएस के लिए बेहतर ज़रूरी है, केवीएस और एनबीएस डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए ज़रूरी है, यह यूजीसी नेट के लिए ज़रूरी है, यह सेट की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है और यह असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है। लेकिन इन सब परीक्षाओं के लिए तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए जिसका मैं नाम लिया हूँ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी आदि के लिए आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कक्षा 6 की हमारे अतीत चैप्टर संख्या 2, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अच्छा इसका क्या मतलब समझते हैं? ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप यह समझिए, मनुष्य ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की, ठीक है, जब मानव विकास अपना यात्रा में गया तो शुरू में क्या किया? पहले खाद्य संग्रह किया। अच्छा, खाद्य संग्रह क्या है? जैसा हम लोग भोजन करते हैं वैसा थोड़ी वो लोग खाते थे, आदिवासी आदि मानव, ठीक है। लेकिन खाद्यों का संग्रह करते थे। वह वनों से पेड़ों पे चढ़कर फल लाते थे, फूल लाते थे, फल फूल खाते थे, जानवरों को मारकर उनका मांस लाते थे। लेकिन अब उसका संग्रह भी करने लगे थे। ये संग्रह करना भी बड़ी चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, बहुत सारे जो आदि पूरा पाषाण काल की गुफाएं मिली हैं जहाँ पर खाद्य संग्रह के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ चावल के दाने मिले हैं, ठीक है, जहाँ पर मांस का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर मांस लोग रखते थे, फल फूल के साक्ष्य मिले हैं कि लोग वहाँ पर इकट्ठा करते थे उन चीज़ों को, बस खाते ही नहीं थे बल्कि इकट्ठा भी करते थे। तो खाद्य संग्रह से पहले तो फल फूल या फिर मांस को प्राप्त करना, उसका संग्रह करना, और फिर ये क्या है, हम फल फूल या अनाज मिल गया उसका संग्रह कर लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खाद्य संग्रह से लेकर क्या, भोजन उत्पादन तक, मतलब फिर से वह फल फूल या जो भी अनाज है उसका उत्पादन भी हो, ठीक है। यह जो यात्रा है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यह चैप्टर है और इस चैप्टर के माध्यम से हम अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पर देखिए, आखेटक खाद्य संग्रह। देखिए, आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी होता है।
तो शुरुआती इस समय में मानव शिकारी तो था, शिकारी ही था, शिकार करता था। अब बंदूक से थोड़ी शिकार करता था। उसके पास क्या होते थे? उसके पास भाले होते थे, उसके पास कटार होता था, लेकिन वह जो कटार होते थे, वो जो भाले होते थे, वो जो तीर होती थी, वह किसकी होती थी? पत्थरों से बनते थे उन सबके सारे हथियार। कुल्हाड़ियाँ होती थी, सब पत्थर से ही बनते थे, ठीक है। तो देखिए शिकार जो करते थे इन्हीं चीज़ यूज़ करते थे। देखिए यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। 20 लाख वर्षों से यह माना जाता है कि पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से है, ठीक है। उन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। अब आखेटक क्यों कहा गया? क्योंकि वह आखेट करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। भोजन कैसे प्राप्त करते थे? जानवरों का शिकार करके वह भोजन प्राप्त करते थे। मछलियों का शिकार करते थे, मछलियों को प्राप्त करते थे। चिड़ियों को खाते थे, चिड़ियों को मारते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे आदि इनका क्या था? भोजन था, ठीक है। यह इन सबको खाते भी थे, इसका क्या करते थे? संग्रह भी करते थे। अब देखिए मनुष्य जो है एक जगह तो बैठेगा नहीं। उस समय में भी मनुष्य एक जगह नहीं बैठता था, और उस समय तो खानाबदोश था। पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या था? एकदम खानाबदोश था, ठीक है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, अभी भी इस समय में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो खानाबदोश जीवन जीती हैं, जो एक जगह नहीं रहती हैं, ठीक है। वह समृद्ध हैं, उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन वह एक जगह रहना पसंद नहीं करती हैं, वह हर जगह अपना स्थान परिवर्तन करती हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो एक स्थान पर मनुष्य नहीं रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो विचरण करता था, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, भोजन की तलाश में। अच्छा, भोजन क्या करते थे? जैसे फल फूल आदि का भोजन करते थे। अनाज कहीं से मिल जाता था, अगर तो उसको खा लेते थे। जैसे मान लीजिए फल फूल खाते थे, तो एक जगह जब फल फूल खा लिए, ख़त्म हो गया, तो अब उनको फल फूल फिर चाहिए, तो फिर अपना स्थान बदलेंगे ना, फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे, वहाँ की जो वनस्पति है उसे प्राप्त करेंगे। एक स्थान पर अगर पशु पक्षी खत्म हो गए हैं, उनको खा पी लिए हैं, तो अब दूसरे स्थान पर जाएंगे पशु पक्षियों को खोज करने, आखेट करने, ठीक है। तो भोजन की तलाश में उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, इसीलिए, ठीक है। फिर देखिए चारे की तलाश में भी जाते थे। वह उनके पास अगर कुछ जानवर होते थे, भाई जानवर जाते थे चारे की तलाश में, ठीक है। जानवर अगर एक जगह का चारा खत्म कर देगा दूसरी जगह जाएगा ही, और जानवरों का शिकार करते हुए यह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? जाते थे। फिर देखिए अलग अलग मौसम में फल की तलाश और पानी की तलाश में। अब देखिए कुछ मौसम में कुछ फल उगते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसीलिए वह एक मौसम में जाड़े में कुछ और किसी अन्य तरह के फल या वनस्पति उग रहे हैं, तो गर्मी में किसी और अन्य तरह की फल या वनस्पति उग रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु है, तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग मौसम में वो अलग अलग जगह पर जाकर फल आदि को प्राप्त करते थे। तो अलग अलग मौसम में फल की तलाश में, ठीक है। और पानी की तलाश में भी हो जाते थे। अगर पानी की कमी आ जाती थी तो ऐसी जगह पर जाते थे जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में हो, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हो। फिर देखिए इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। तो देखिए काम के लिए जैसे जो भी आदिमानव या आदिवासी या पूरा पाषाण काल के जो लोग कार्य करते थे, उसके लिए किस चीज़ का औजार बनाते थे? पत्थर का औजार बनाते थे, लकड़ी का भी औजार बनाते थे, और हड्डी भी उन्हें मिल जाती थी, हड्डियों के भी औजार बनाते थे, लकड़ियों के भी औजार बनाते थे, और पत्थर तो बहुतायत मात्रा में था, पत्थर के ही ज़्यादा औजार बनाते थे, ठीक है। अब एक शब्द है पूरा स्थल। स्थल तो आप जानते हैं, स्थल मतलब स्थान। पूरा मतलब क्या होता है? पूरा मतलब प्राचीन, ठीक है। तो पूरा स्थल मतलब प्राचीन स्थान। तो देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जहाँ पूरा स्थल उस स्थान को कहेंगे जहाँ पर पुराने औजार मिल जाएं, पुराने बर्तन मिल जाएं, पुरानी इमारतें। और पुरानी का मतलब ये मत समझिए कि मैं लाखों वर्षों पुराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हज़ारों वर्षों, अब ये नहीं बात नहीं कि 10 साल पुराना बर्तन या 10 साल पुराना इमारत को मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बहुत पुराने इतिहास से संबंधित पूरा स्थल की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हों उनको क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। अब देखिए एक पूरा स्थल है भीमबेटका। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भीमबेटका को जानते हैं, और बाकी लोग भी जानते हैं भीमबेटका।
ये जो भीमबेटका है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। देखिए एमपी में तो है, ये तो पता है एमपी में है भीमबेटका, लेकिन एमपी में कहाँ है, तो यह रायसेन जिला में है भीमबेटका। रायसेन जिला, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और भीमबेटका जो है असल में कहाँ है, रायसेन जिला में है। और ये क्या है भीमबेटका, यह गुफा है, गुफा या कंदरा है, ठीक है। अब इस भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, इस गुफा में भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, पूरा स्थल साक्ष्य मिले हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ लोग क्या करते थे, जहाँ लोग रहते थे, भीमबेटका की गुफा में लोग रहते थे और वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ संग्रह करते थे, वहाँ निवास बनाकर रहते थे लोग गुफा में। अब गुफा में मान लीजिए अगर आपका घर है तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसे आप प्रयोग में लाते हैं। तो वैसे ही जब गुफाओं में आदिमानव या पूरा पाषाण काल के जो लोग रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, उनके संग्रह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वहीं पर कई सारे अनाज के, फल फूल के, दाने के, मांस के, हड्डी के, औजार के, बर्तन के साक्ष्य भीमबेटका की गुफा में मिले हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और यह जो है नर्मदा घाटी के पास है। रायसेन जिला जो है नर्मदा घाटी का ही इलाका है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भीमबेटका, इसका नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जो थे, अज्ञातवास मिला था, तो पांडव जो थे अज्ञातवास के दौरान भीम, पांडव में जो महाबली भीम थे वह भीमबेटका में आए थे और यहाँ पर भीमबेटका में क्या किए थे, भीम विश्राम किए थे, बैठे थे, विश्राम किए थे। इसीलिए इस जगह का नाम महाबली भीम के नाम पर इस जगह का नाम क्या हो गया, भीमबेटका, क्योंकि महाबली भीम यहाँ पर बैठे थे, अज्ञातवास के दौरान आए हुए थे, ठीक है। तो यह भी एक ज़रूरी बात जो थी आप लोगों के लिए, तो मैं बता दिया। अब देखिए एक और पूरा स्थल है कुरनूल गुफा। एक कुरनूल गुफा जो है ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफा है। आंध्र प्रदेश में क्या है, या आंध्र प्रदेश में क्या है, कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफा है। अब कुरनूल गुफा से क्या मिला है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। अच्छा, राख के अवशेष का मतलब क्या हुआ, राख के अवशेष का मतलब यह साफ साफ हो गया कि जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह क्या है, वह आग से परिचित थे। पहली बात हो गया, आग से परिचित थे, क्योंकि कुरनूल, आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। और राख मिलता कब है, जब आग जलाई जाती हो तभी तो राख बनेगा, ठीक है। तो आग से परिचित थे और आग का प्रयोग वह क्यों कर रहे थे भाई, तो गुफा में आग का प्रयोग क्यों कर रहे थे, तो इसका मतलब वह प्रकाश चाहते थे, प्रकाश के लिए आग का प्रयोग करते थे। वो मांस को भूनने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यह तो पूरा पाषाण काल की बात रही। अब जानते हैं पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आया। एक चीज़ आपको बता दें, मैं थोड़ा सा क्रम बता रहा हूँ। ये 20 लाख, देखिए 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक का जो कालखंड है यह पूरा पाषाण काल कहलाता है। और 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष तक का जो कालखंड है ये मध्य पाषाण काल कहलाता है। देखिए 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष तक का जो कालखंड है क्या कहलाएगा, पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए 12,000 साल से लेकर 10,000 तक का जो काल रहेगा ये क्या कहलाएगा, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखना होगा कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ था। 12,000 साल पहले क्या हुआ, जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ, जलवायु बदल गया, ठीक है। अब देखिए जलवायु में बड़ा बदलाव ऐसे हुआ कि जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ और बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी। बहुत ज़्यादा जब वर्षा होने लगी तो वनस्पति उगने लगे। वनस्पतियों को खा पी कर जो शाकाहारी पशु थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। तो बड़ा बदलाव ऐसे हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए 12,000 साल पहले क्या हुआ था,
12,000 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। और जलवायु में बड़ा बदलाव का मतलब यह हुआ कि बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी और थोड़ा सा मौसम जो था अनुकूल होने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी, मौसम अनुकूल होने लगा। तो घास वाले, जब जानते हैं कि आप बरसात में से जानते हैं कि कितना वनस्पति उग जाता है, बहुत ज़्यादा हरा भरा, चारों तरफ हरा भरा हरियाली नज़र आती है, तो उसमें भी घास वाले मैदान बनने लगे। तो घास वाले मैदान जब बनेंगे तो शाकाहारी जो पशु होंगे उनकी बढ़ोतरी होगी, वो खा पी कर मोटे होंगे। ठीक है, और उसके बाद उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, उनको बढ़ोतरी का समय मिल जाएगा। तो शाकाहारी पशु पर्याप्त मात्रा में बढ़ने लगे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसी जानवरों की संख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और यह जो कालखंड है, ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, यह मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूँ। जब 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 वर्ष का काल जो है वो मध्य पाषाण काल का है। और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बनी, किसकी, भोजन की स्रोत बनी मछली जो है महत्वपूर्ण स्रोत बनी भोजन की। और मध्य पाषाण काल का ही समय था जब मछली को भोजन के रूप में मनुष्य क्या करने लगा, प्रयोग करने लगा। प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य। अच्छा, प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य मतलब यह है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से मनुष्यों के पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है, जहाँ मनुष्यों के कृषक होने का साक्ष्य मिला है, जहाँ यह साक्ष्य मिला है कि मनुष्य क्या था, कृषि करता था। मनुष्य क्या करता था, मनुष्य पशुओं को पालता था। तो कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से मनुष्यों के पशुपालक होने और कृषक होने के पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मिले हैं। एक साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से, कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम। ठीक है, यहाँ से पशुपालन होने के और कृषक होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह है मेहरगढ़, यहाँ से भी भेड़ के, बकरी के, सूअर आदि के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, और मेहरगढ़ से ही गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं कि गेहूं और जौ की खेती होती थी मेहरगढ़ में। ठीक है, अब देखिए बिहार में एक जगह है चिराग, बिहार के चिराग में भी यह नवपाषाणकालीन स्थल है। ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल हैं, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिराग। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ पर हड्डियों के औजार मिले हैं बिहार से, और साथ ही साथ पशुपालन एवं कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ पर कुलडेहवा मध्य प्रदेश लिखा है, क्षमा करिएगा, ये कुलडेहवा जो है यूपी में है, मैं बता दे रहा हूँ। कुलडेहवा जो है यह आपका यूपी में है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप है कुलडेहवा। यहाँ से भी पशुपालक एवं कृषक के साक्ष्य मिले हैं। दाउजली हेडिंग, दाउजली जो है ये आपका असम में है, यहाँ पर भी कृषक एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो सभी जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिराग, कुलडेहवा और दाउजली हेडिंग, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये नवपाषाणकालीन क्षेत्र हैं। और नवपाषाण काल की विशेषता होती है, अब जब जो भी क्षेत्र नवपाषाणकालीन होंगे उनकी विशेषता होगी, वह कृषक हैं, वो पशुपालक हैं। ठीक है, कृषक और पशुपालक 100% रहेंगे आपके। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए बुर्जहोम जो है यह कहाँ है, यह आपका कश्मीर में है। अब बुर्जहोम में एक साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। गर्तावास अभी भी आप लोग जानते हैं कि अभी भी क्या होता है, ग्राउंड बिल्डिंग जानते हैं ना, मतलब भूमि के, ज़मीन के, कभी कभी होता है, आप कई ऐसे घर आप लोग देखे होंगे ज़मीन के अंदर भी एक मंजिल है और ज़मीन के ऊपर जो बस दिख रहा है, ठीक है, ज़मीन के अंदर भी एक मंजिल होती है। ठीक है, एक घर ज़मीन के अंदर भी होता है। तो गर्तावास आप जानकर हैरान होंगे कि बहुत पहले तो गर्तावास होता था, अभी भी गर्तावास के साथ अभी भी गर्तावास होता है। अभी भी ऐसे घर भवन बनाए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर अंदर ही बने रहते हैं। तो उस समय बहुत पहले नवपाषाण काल में आप सोच सकते हैं 10,000 साल पहले हमारे वहाँ 10-15,000 वर्ष पहले हमारे वहाँ क्या है, हमारे देश में इस तरह के घर बनाए जाते थे। और ये बुर्जहोम जो है ये कश्मीर में है, जहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तावास। गर्त मतलब गड्ढा, वास मतलब वास करना। अब मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है, बोलन दर्रे के पास है ये। ठीक है, इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। साथ ही साथ अगर पशु में देखा जाए भेड़, बकरी
के भी साक्ष्य मिले हैं। भेड़ बकरी को पाला जाता था यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष भी मेहरगढ़ से मिले हैं। देखिए मेहरगढ़ में कब्रों के रथ सामान भी रखे जाते थे। कब्रों के साथ, देखिए कब्रों के साथ क्या रखा जाता था, सामान रखा जाता था मेहरगढ़ में। जैसे मान लो मेहरगढ़ में कभी ऐसा भी साक्ष्य मिला है कि एक व्यक्ति है जिसको दफन कर दिया गया है, ठीक है, वहाँ उस व्यक्ति का भी कंकाल है और साथ ही साथ एक बकरी का भी कंकाल है। मतलब ऐसा कब होता था, मेहरगढ़ के जो लोग थे वह पारलौकिक जीवन में बहुत विश्वास करते थे और वह जब मरते थे तो उनके साथ उनकी प्रिय वस्तु भी दफन कर दी जाती थी। तो मेहरगढ़ में एक व्यक्ति के कब्र है जहाँ एक व्यक्ति का भी कंकाल है और उसके बाद उस मृतक के पास ही एक बकरी का भी कंकाल है। तो एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल जो है यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, तो पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण जो होता है यह दो शब्दों से मिला है। देखिए पूरा पाषाण काल जो है यह दो भागों में बटा है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो क्या है, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 ईसा पूर्व का जो काल है वह पूरा पाषाण काल है। और 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का जो काल है वह मध्य पाषाण काल है। और मध्य पाषाण काल के बारे में हमने बताया कि इसमें क्या हुआ था, इसमें जलवायु में बहुत भारी बदलाव हुए थे, ठीक है। तो पर्यावरणीय बदलाव के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे थे, बहुत छोटे छोटे। देखिए पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या है, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। इसीलिए और छोटे छोटे औजारों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। देखिए छोटे छोटे औजारों को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। यह मध्य पाषाण काल में बनाए जाते थे। और मध्य पाषाण काल में ही मछली जो है ये क्या हुई, भोजन का स्रोत बनी। तो यह मध्य पाषाण काल की विशेषता है। नव पाषाण काल के बारे में है तो 10,000 साल पहले तक का जो काल था वह नव पाषाण काल था। नव पाषाण काल की विशेषता क्या है, इसमें क्या हुआ था, कृषि हुआ था, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फिर मनुष्य ने क्या किया, पहिया बनाने का साक्ष्य किया था, पहिया बनाया था मनुष्य ने। साथ ही साथ पशुपालन करना भी अच्छे तरीके से सीख लिया था मनुष्यों ने। तो कृषि करना, पशुपालन करना और पहिया बनाना मनुष्य ने सीख लिया था। पहिए का प्रयोग मनुष्य करता था, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और बताऊंगा आग की खोज के बारे में। तो देखिए आग जो है, आग, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग मनुष्य ने कब करना शुरू किया, नव पाषाण काल में, ठीक है। नव पाषाण काल में मतलब अपने लिए प्रयोग करना मनुष्य ने कब शुरू किया, नव पाषाण काल में। मतलब नव पाषाण काल में मनुष्य ने यह सोचा कि इससे प्रकाश किया जा सकता है, ठीक है, इससे भोजन बनाया जा सकता है, ठीक है, और इससे बहुत कुछ कार्य किए जा सकते हैं। नव पाषाण काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था, जबकि परिचित तो वह पूरा पाषाण काल में ही हो गए थे, लेकिन उसका प्रयोग करना वो नहीं जानते थे, ठीक है, उससे डरते थे वो, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।